नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में भारत की अपनी स्थिति, अपनी इच्छा और अपनी नीति क्या रही, और तत्पश्चात भारत की भूमिका शीत युद्ध के दौर में क्या रहे। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और इस आज़ादी के पीछे उसका 90 वर्षों का एक गौरवमयी स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास रहा। 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात भारत को ये आज़ादी मिली थी, तो वह भारत किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसी दौर में जब शीत युद्ध अपने द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के कारण तनाव और संघर्षों में लिप्त था, ऐसी स्थिति में भारत के सामने दो ही विकल्प थे। पहला, या तो वो महाशक्तियों के गुट को स्वीकार करता और उनके नेतृत्व में युद्ध में संलग्न हो जाता, संघर्षों में संलग्न हो जाता, या दूसरा, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता। समस्त तृतीय विश्व के जो देश हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उनके सामने मुख्य चुनौती थी अपने सामाजिक और आर्थिक विकास को कैसे करें। भारत ने दूसरे मार्ग का अनुसरण किया और गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार कर लिया। गुट निरपेक्षता का आशय था विभिन्न शक्ति गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। भारत के लिए गुट निरपेक्षता न केवल राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का माध्यम था, बल्कि वह एक विदेश नीति का साध्य भी था। भारत ने 1948 में इसे अपनी संविधान सभा में भी स्पष्ट कर दिया था। नेहरू जी ने संविधान सभा में अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं होगा। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत की संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा, अपना आर्थिक विकास करना। शीत युद्ध के संघर्षों के बीच गुट निरपेक्षता की नीति से ही यह उद्देश्य पाए जा सकते थे। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को न केवल राष्ट्रीय हित की पूर्ति का साधन माना, बल्कि इसे उन्होंने विश्व शांति के लिए भी अनिवार्य माना। विश्व शांति की जो संकल्पना है, इसे पहले समझ लें कि यह भारतीय विचार परंपरा में हमेशा से मौजूद रही है। वसुधैव कुटुंबकम, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, गांधी, नेहरू, टैगोर, विवेकानंद के विचार को जब आप पढ़ेंगे तो ये हम पाएंगे कि इन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक शांति स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। राम राज्य की जो संकल्पना है, उस संकल्पना तो भारत के जनमानस में भी व्याप्त रही है। इस संकल्पना को, विश्व शांति को, भारत ने एक ठोस रूप प्रदान करते हुए अपने संविधान में भी इसे शामिल किया। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित हैं। उसका जो 91वां जो अनुच्छेद है, उसमें उन्होंने व्यक्त किया, उल्लेखित किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से इन 2 उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता के द्वारा वैश्विक स्तर पर प्राप्त किया गया। इन सभी कारणों से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया और शीत युद्ध के दौरान भारत की अपनी पूरी भूमिका इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द रही। भारत ने शीत युद्ध के दौरान न केवल स्वयं को शक्ति गुटों से दूर रखा, बल्कि
उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को भी महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया और उसे प्रेरित किया कि किसी गुट में वो शामिल ना हो। और निश्चित रूप से गुट निरपेक्षता के कारण शीत युद्ध के दौरान जो तनाव थे उसे कम करने में मदद मिली। गुट निरपेक्षता की जो नीति है उन पर कुछ आरोप लगते हैं और आरोप भारत की भूमिका के संदर्भ में है, गुट निरपेक्षता के संदर्भ में है। तो जब हम इस आरोप को व्याख्यायित करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे कि भारत की अपनी भूमिका शीत युद्ध के दौरान में क्यों रही, कैसे रही। पहला कि पश्चिमी देश गुट निरपेक्षता की नीति को निष्क्रियता की नीति या पलायन की नीति कहते हैं कि गुट निरपेक्षता कुछ नहीं था। उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व की जो समकालीन स्थिति थी उससे वो भागने का एक जरिया था, जबकि वास्तव में गुट निरपेक्षता की नीति एक सकारात्मक नीति थी, एक सक्रिय नीति थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने और मुख्य रूप से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक भूमिका निर्वहन किया। उदाहरण के लिए कोरिया संकट 1950 से 1953 के बीच आया और इसमें भारत ने एक अभिनव कोशिश करते हुए इनके संघर्ष को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। भारत के ही सुझाव पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो सीमा है वो 38वीं समानांतर रेखा को सीमा रेखा मान लिया गया और उनके बीच तनाव खत्म हुआ। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कार्यों के लिए सक्रिय रखा और दूसरी तरफ भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं उन पर भी विश्वास व्यक्त किया और उसका यह मानना था कि ये संस्थाएं निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। जैसे कि यूएनओ एक संस्था है, राष्ट्रकुल पर भारत ने विश्वास व्यक्त किया। यूएनओ में तो भारत की अपनी एक बेहतरीन भूमिका रही है। दूसरा आरोप यह लगाया जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के अपने वास्तविक हितों के अनुरूप नहीं था। तो यह आरोप भी सही नहीं लगता, क्योंकि गुट निरपेक्षता से भारत को दो तरीके से फायदा हुआ। पहला, गुट निरपेक्षता के कारण ही भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिससे उसका हित सधता हो, न कि महाशक्तियों का। ऐसे हित रहे हैं जैसे परमाणु शक्ति संपन्न होना, अमेरिका की अपनी खाद्यान्न मदद, 1962 में जो सैनिक मदद पाया वो इसी कारण संभव हो पाया। और दूसरा, भारत पर कोई भी गुट बेवजह धौंस नहीं जमा पाया, क्योंकि भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति के खिलाफ होने पर वह दूसरी महाशक्ति की तरफ चला जाए। और इसलिए ये दो तरीके हैं, दो तरीके से भारत को गुट निरपेक्षता ने फायदा पहुंचाया। तो ये वास्तविक हितों के अनुरूप था। भारत ने निश्चित रूप से गुट निरपेक्षता से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति सुनिश्चित की। भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसकी एक आलोचना की जाती है कि यह एक सिद्धांत विहीन राजनीति है। इसमें सिद्धांत विहीनता यानी गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो नीति नहीं है, बल्कि एक साधन है। और भारत पर यह आरोप लगता है कि अपने राष्ट्रीय हित के नाम पर वह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष नहीं लिया। उदाहरण के लिए 1961 में जब बेलग्रेड का सम्मेलन हुआ, बेलग्रेड का सम्मेलन हुआ, उस समय सोवियत संघ और अमेरिका परमाणु परीक्षण करने लगे और इस लिहाज से काफी तनाव हो गया। इसकी शुरुआत सोवियत संघ ने की और अमेरिका इसके जवाब में परीक्षण करने लगे। पश्चिमी देशों का यह मानना था कि चूंकि यह शुरुआत सोवियत संघ ने की, इसलिए भारत को उसकी आलोचना करनी चाहिए थी, उसकी निंदा करनी चाहिए थी।
लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में भारत ने यह वक्तव्य जारी किया कि किसी भी राष्ट्र को परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए और परमाणु परीक्षण को बंद करने की अपील की। नेहरू जी का यह रुख गुट निरपेक्षता के एक सिद्धांत के कारण था। ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्षता का एक सिद्धांत है ये कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मामलों में दोषारोपण करना निश्चित रूप से समाधान को खत्म करने जैसा होगा। अर्थात गुट निरपेक्षता के इस सिद्धांत को हम यह माने कि गुट निरपेक्षता का मुख्य फोकस विवाद को समाप्त करने पर था, न कि यह तय करने पर कि किसकी गलती थी और जिसकी गलती थी उसकी आलोचना की जाए। तो निश्चित रूप से किसी का यदि पक्ष लिया जाता तो दोषारोपण करने से कोई लाभ न होता, वरन खतरों को समाप्त करने के जो प्रयास थे वो कमजोर हो जाते। एक जो अंतिम बात है और काफी महत्वपूर्ण बात है, और ये आलोचना भी की जाती है कि गुट निरपेक्षता को लेकर भारत का खुद का जो व्यवहार था वह भी विरोधाभासी रहा। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि की अगस्त 1971 में। और इस लिहाज से चूंकि साम्यवादी गुट का नेतृत्व करता था सोवियत संघ और सोवियत संघ से भारत की मैत्री हुई, तो इस लिहाज से यह माना गया कि भारत ने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया। लेकिन अगर इसका हम बहुत गहरे तरीके से विचार करें तो क्या हम ये मान लें कि 1971 में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया? आइए देखते हैं। यह आरोप भी लगता है कि एक गुट निरपेक्षता की जो समझ है न होने के कारण, जो इसकी समझ न होने के कारण ऐसा आरोप लगाया गया। ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्षता की नीति का एक उद्देश्य है स्वतंत्र विदेश नीति, निर्णय की स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता को बचाए रखना, राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंध। ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं इंगित करती हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार किया जाए। विदेश नीति की स्वतंत्रता गुट निरपेक्षता का सार तत्व है और इस कारण गुट निरपेक्षता संप्रभुता का अंग हो जा सकता है, अंग माना जा सकता है, उसका तत्व माना जा सकता है। क्योंकि विदेश नीति की स्वतंत्रता के बिना किसी राज्य को संप्रभु नहीं माना जा सकता। चूंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र था और यहां उसका प्रथम कर्तव्य था अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, अपनी संप्रभुता को बचाए रखना। अब जरा हम गौर करते हैं 1971 की परिस्थितियों पर। उस समय पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका भारत पर हमला करने वाला था, एक दबाव की रणनीति काम कर रही थी। यहां तक कि उसने जो है अपने 7वें बेड़े को भारत के खिलाफ भेज भी दिया था। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की संधि करनी पड़ी। दूसरी जो बात है, एक राष्ट्र को अपनी संप्रभुता को बचाए रखने का पूरा हक है। राष्ट्र है तभी कोई नीति है, एक सिद्धांत है। दूसरी बात, जब समझौता को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो समझौते के धारा 4 में यह स्पष्ट रूप से भारत ने इसे वर्णित किया कि सोवियत संघ भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का सदैव आदर करता रहेगा और इस लिहाज से यह आरोप भी खारिज हो जाता है। जबकि भारत ने हमेशा से
इस बात पर जोर दिया कि गुटनिरपेक्ष देशों को हर मुमकिन तरह से सैन्य संधियों के खिलाफ होना चाहिए। गुटनिरपेक्ष तब नहीं माना जाएगा जब कोई राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में पनप रहे किसी शक्ति गुट का सदस्य हो। भारत किसी गुट का सदस्य नहीं बना, बल्कि उसने उसे उस समय अपने को बचाने के लिए एक सहायता ली थी। और इस प्रकार भारत ने शीत युद्ध के दौर में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। और इस प्रकार से हमारा यह जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। इसमें गुटनिरपेक्षता का जो अंश है उसे हम एक वीडियो बनाएंगे। गुटनिरपेक्षता पर पूरा एक फोकस करके एक वीडियो रहेगा जिसे आपको समझने में मदद मिलेगी। और इसमें जो बातें आपको समझ में ना आए उसे मुझे बताएंगे, प्रश्नों पर आपको मैं जवाब दूंगा। निश्चित रूप से इस दौर में जबकि लॉकडाउन है, इससे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।